नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। बड़ी खबर, घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त, 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। वहां 17 साल के लड़के की मौत पर भड़की हिंसा ने कई शहरों को जला दिया। लगातार 7वें दिन पेरिस समेत फ्रांस के ज्यादातर शहर हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। पुलिस की गोलीबारी पर भड़के लोगों ने सैकड़ों गाड़ियों और इमारतों में आग लगा दी। इस बीच कुछ जगहों पर मुस्लिम शरणार्थियों और वहां के स्थानीय लोगों के बीच झड़पें भी शुरू हो गई, क्योंकि पेरिस में जिस लड़के की मौत पर दंगे शुरू हुए वो अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम परिवार का बताया गया था। इन झड़पों को फ्रांस में लंबे वक्त से पनप रहे धार्मिक असंतोष से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बार वहां दंगे हो चुके हैं जिनमें एक पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहे हैं। इस बीच नाबालिग की मौत के खिलाफ लगातार 7वें दिन फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों के निशाने पर एक बार फिर फ्रांस की पुलिस रही, जिनके खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कई शहरों में तांडव मचा दिया। हिंसक प्रदर्शन के 7वें दिन सबसे ज्यादा बवाल मार्सेई शहर में देखने को मिला, जहां गुस्साए लोगों ने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में एक साथ आग लगा दी। इसके बाद तो वहां की तस्वीर बेहद डरावनी हो गई। इस घटना के बाद मार्सेई शहर में सेना के जवानों को उतार दिया गया, जिन्होंने पूरे शहर में पेट्रोलिंग की ताकि फिर कोई हंगामा न हो। आगजनी की ऐसी ही तस्वीरें राजधानी पेरिस से भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि लोगों ने बीच सड़क पर खड़ी एक बस को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में वो बस जलकर राख हो गई। और पेरिस से भड़की इस हिंसा ने कई शहरों को बर्बाद कर दिया। कई जगहों पर तो ऐसा लगा जैसे प्रदर्शनकारियों में फ्रांस की पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा, और इसीलिए फ्रांस के खुआं शहर में लोगों ने एक पुलिस थाने को ही फूंक डाला। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कई लोगों ने उस थाने को पहले घेर लिया और फिर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि आग लगाने के तुरंत बाद वहां जुटे प्रदर्शनकारी फरार हो गए। आगजनी के साथ साथ कुछ शहरों में उपद्रवियों ने जमकर लूटपाट भी की। फ्रांस के लियोन शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कुछ लोग एक दुकान में घुसकर वहां से जबरदस्ती चीजें उठाने लगे। कुछ ही देर में वो उस दुकान से कई चीजें उठाकर भाग गए। इससे पहले भी पेरिस में प्रदर्शन के दौरान शॉपिंग मॉल, बैंक और सैकड़ों दुकानों में लूटपाट की गई थी। और फ्रांस के कुछ इलाकों में मुस्लिम शरणार्थियों और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत भी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम शरणार्थियों की वजह से ही फ्रांस हिंसा की आग में पिछले कई दिन से झुलस रहा है। और इसी मुद्दे पर एक इलाके में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद तो वहां जंग जैसे हालात बन गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। जल्द ही कई और लोग भी इस लड़ाई में कूद गए। उन्होंने पत्थरों के साथ साथ टेबल और कुर्सियों से भी हमला करना शुरू कर दिया। मारपीट कर रहे ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। जिस इलाके में ये झड़प हुई वहां आसपास कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। इस वजह से दोनों पक्ष काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि यह हंगामा किस शहर में हुआ। इस बीच फ्रांस के मीडिया ने दावा किया कि देश भर में फैली हिंसा की वजह से फ्रांस को पिछले 7 दिनों में भारी नुकसान पहुंचा। 17 साल के लड़के की मौत के बाद से ही फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। और पिछले 7 दिन में गुस्साए लोगों ने जमकर आगजनी की। इस दौरान हजारों गाड़ियों को जला दिया गया। सैकड़ों इमारतों और बसों में आग लगा दी गई। कई शहरों में जबरदस्त तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। लोगों ने कई जगहों पर लूटपाट भी की। इस वजह से फ्रांस को इस हिंसा से भारी नुकसान पहुंचा। वहां के मीडिया का दावा है कि जब से वहां दंगे भड़के तब से फ्रांस में 20 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 180 करोड़ की संपत्तियां जला दी गईं। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही निशाना बनाया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फ्रांस में नाबालिग की मौत पर मचे घमासान के बीच उस लड़के पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी के लिए फंड जुटाया जा रहा है। खबर है कि फ्रांस की एक विपक्षी पार्टी के नेता ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 17 साल के अल्जीरियाई मूल के उस लड़के को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी की मदद की जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस पुलिसकर्मी के लिए फंड जुटाने की मुहिम जारी है और ये रकम बढ़कर 1 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 9 करोड़ तक पहुंच चुकी है। फ्रांस की विपक्षी पार्टी के एक नेता की इस मुहिम पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने इसे चिंगारी को हवा देने वाला अभियान बताया और इसे तुरंत रोकने की मांग की, क्योंकि पूरा फ्रांस पहले से ही जबरदस्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। बड़ी खबर आ रही है देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश से जुड़ी। उत्तर भारत के राज्यों में कोहराम मचाने के बाद मानसून अब दक्षिण भारत में भी हाहाकार मचा रहा है। कर्नाटक के कई जिलों में कुछ घंटों के भीतर इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सब कुछ डूब गया। मौसम विभाग ने केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन दिल्ली के पास गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर ही मानो डूब गया। महज एक घंटे की बारिश ने वहां तबाही मचा दी। पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें दरिया बन गई। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दरिया बन चुकी एक सड़क पर एक लड़का नाव चलाता नजर आया, जबकि वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियां पानी में डूब गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया।
और जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का सड़क पर ट्रैफिक के बीच नाव चलाता दिखाई दिया और उसके आसपास से गुजरती गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियों के ऊपर तक पानी भर गया। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसमें वहां से गुजरता एक मोटरसाइकिल सवार भी फंस गया। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल भी पानी में आधी डूबी नजर आई, जिसके बाद उसने काफी मशक्कत कर अपनी मोटरसाइकिल को धक्का दिया और किसी तरह सैलाब के बीच से खुद को बचाकर बाहर निकाला। और दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में हुई भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और हाईवे पर कई फीट पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्योंकि सड़क और हाईवे पर कमर तक पानी भरने से गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाईवे पर पानी भरा नजर आया, जिसमें गाड़ियां चलने के बजाय रेंगती दिखाई दी। हाईवे और सड़कों पर बारिश के पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक आदमी की मोटरसाइकिल पानी में कुछ दूर चलने के बाद बंद हो गई। हालांकि उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद उसे अपनी मोटरसाइकिल को खींच कर ले जाना पड़ा। इस पानी में पैदल चलने वाले तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें काफी संभल कर सड़क से गुजरना पड़ा। लेकिन गुरुग्राम में सबसे ज्यादा परेशानी हाईवे से गुजरने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि बारिश की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो गई। क्योंकि हाईवे पर लबालब पानी से कई गाड़ियों के इंजन बंद हो गए, जिसका असर वहां से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं, जो उस सैलाब में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। यही नहीं, कई गाड़ियों में बारिश का पानी घुसने से वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियां बहते पानी में छोड़नी पड़ी। ना सिर्फ जल भराव हुआ है, बल्कि जाम जो है वो अब इस वक्त लग चुका है। सड़क और हाईवे पर जल भराव की वजह से दफ्तर से लौट रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब गुरुग्राम में आसमान से बारिश बूंदों की शक्ल में आफत बनकर बरसी, जिसने पूरा शहर बेहाल हो गया। पानी से भरी सड़कों पर लोगों के कमर तक पानी भर गया। कई गाड़ियां तो तालाब बन चुकी सड़कों पर डूब गई और वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। और सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। गुरुग्राम में भारी बारिश ने वहां सड़कों को समंदर बना दिया और पानी से लबालब हुई सड़क पर ही लोग गाड़ी चलाते नजर आए। इफ्को चौक और सिग्नेचर टावर चौक के इलाकों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। तेज बारिश के बाद सड़क पर गाड़ियां आधी डूबी दिखी, तो वहीं मोटरसाइकिल सवार खुद को संभालते नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियां पानी भरने की वजह से बंद हो गई। पानी में डूबी सड़क पर कुछ लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए। और इसी तरह के हालात हरियाणा के रोहतक शहर से भी सामने आए। वहां कुछ घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहां पर चारों तरफ जल भराव दिखने लगा। सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां से गुजर रही गाड़ियों के पहिए डूबे नजर आए। और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आया। करीब आधे घंटे की बारिश के बाद रोहतक में कई सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह तो सड़कें तालाब बन गई। वहीं रोहतक के निचले इलाकों में बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां पर सरकारी दफ्तरों में भी बारिश का पानी चला गया। सड़क किनारे की दुकानें भी डूब गईं। इस बीच वहां पर एक एटीएम भी पानी में डूब गया। आधे घंटे की बारिश के बाद जिस तरह से जल भराव हुआ, उससे शहर की पानी निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। उधर मूसलाधार बारिश ने जम्मू के कई इलाकों में भी हाहाकार मचा दिया। जम्मू के पल्लावाला सेक्टर में तो कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश की वजह से तवी नदी का पानी अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों की सांसें अटक गईं। बारिश के दौरान तवी नदी का पानी सैलाब की तरह तेज रफ्तार से बहता दिखा। पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बारिश तेज रही तो लोगों को अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थानों पे जो है वो भेजा जाएगा। जम्मू में मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन के वक्त रात जैसा अंधेरा छा गया और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को लाइट जलानी पड़ गई। बारिश के बाद गलियां तालाब बन गईं और लोगों के घरों में पानी भर गया। वहीं जम्मू के सांबा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाढ़ के बीच एक कार बहती दिखी। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से वहां की सड़कों पर नदियां बहती दिखी। और इसी बीच पानी से लबालब भरी एक सड़क से गुजर रही कार बाढ़ के पानी के बीच फंस गई। कार के ड्राइवर ने उसे आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार आगे नहीं बढ़ सकी और पानी का तेज बहाव उसे खिलौने की तरह बहा ले गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार आदमी को किसी तरह बचा लिया गया। इस बीच जम्मू में हुई तेज बारिश की वजह से कटड़ा से मां वैष्णो देवी भवन तक जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को बंद करना पड़ा। बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से उड़ान पर रोक लगा दी गई और सभी तीर्थ यात्रियों को कटड़ा और मां वैष्णो देवी भवन के पास रोक दिया गया कि कटरा से मां वैष्णो देवी के भवन में चॉपर सर्विस जो है, जाने वाली जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, वो भी जो है वो बंद हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भवन मार्ग पर बने शेड के अंदर से पैदल यात्रा की सलाह दी। मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू के पुंछ, राजौरी और मेंढर जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जम्मू और कश्मीर के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इधर उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत पर भी आसमानी आफत का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को भी अलर्ट कर दिया।
हालांकि पिछले कुछ दिनों से दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कर्नाटक के कई जिलों में तो मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जबकि हैदराबाद में 5 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। वहां पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से सड़कों और मकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सड़क और हाईवे पूरी तरह से डूबे नजर आए, जिनमें बस और गाड़ियां तैरती दिखाई दी। उन बसों और गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर में कोई नाव या जहाज चला रहा हो। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ पानी के उस सैलाब में फंस गए, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं कुछ लोग बहते पानी को पार करने के लिए जद्दोजहद करते भी नजर आए। वहीं बिहार के रोहतास में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां भवानी मंदिर के पास मौजूद झरने के रौद्र रूप ने लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें झरने से पानी तेजी से गिरता दिखाई दिया। झरने के विकराल रूप को जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। कैमूर के पहाड़ी इलाके में कई घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, जिसके बाद अचानक झरने से पानी तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया। बारिश के दौरान झरने का बहाव तेज हो जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। और बिहार के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां के लोगों के लिए इन हालात में अपनी जिंदगी का हर पल काटना मुश्किल हो गया। राज्य में सबसे बुरा हाल अररिया जिले का हुआ, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाके पानी में समा गए। वहां 50 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस वजह से उनका वहां रहना तक मुश्किल हो गया। भारी बारिश से नूना नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर उस पानी ने अलग अलग इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो पानी लोगों के लिए आफत बन गया। वहां के एक इलाके में तो सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें पानी में कहीं गुम हो गई। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करते दिखाई दिए। उधर झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुल टूटने की वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से कमजोर पुल टूट गया और लोग उफनती नदी पार करते दिखाई दिए। झारखंड के खूंटी में बारिश आफत बनकर बरसी, क्योंकि तेज बारिश के बाद छाता नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का पुल टूटा होने की वजह से सैलाब के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। कुछ लोग तो मोटरसाइकिल और स्कूटर को पीछे से धक्का देकर पानी से बाहर निकलते दिखाई दिए। बताया गया कि पिछली बरसात के मौसम में ही छाता नदी पर बना करीब 35 साल पुराना पुल टूट गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस पुल को दोबारा नहीं बनाया गया, जिससे लोग खतरे का सामना करने को मजबूर हो गए। इधर उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसके बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। हालांकि वहां कुछ जिलों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जमीन खिसक गई और पहाड़ से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे सड़कें बंद हो गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और चंपावत के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों को बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी। उत्तराखंड के सड़क निर्माण का काम करने वाले लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि बारिश और जमीन खिसकने की वजह से 11 स्टेट हाईवे समेत कुल 126 सड़कें बंद हैं, जिससे 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई। और इस अलर्ट के बीच ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। सामने आए वीडियो में पहाड़ किसी ताश के पत्ते की तरह भरभराकर गिरता दिखाई दिया, जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा। चारों तरफ सिर्फ उसी का शोर सुनाई दिया। चंद सेकंड के अंदर पहाड़ किसी मिट्टी के घर की तरह टूटकर बिखर गया, जिसके बाद आसपास धूल का गुबार उठता रहा। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा उधर से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ के टूटने के बाद लिपुलेख हाईवे को बंद कर दिया गया। यह हाईवे भारत को चीन की सीमा से जोड़ता है। उधर गुजरात पर फिर आसमानी आफत का अलर्ट जारी हो गया। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई, क्योंकि गुजरात में फिर से बारिश के कहर की आशंका जताई गई, जिसके बाद वहां के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गिर सोमनाथ, अमरेली, नवसारी और वलसाड़ जिले में बारिश हो सकती है। भारी बारिश की इस चेतावनी के बाद राहत और बचाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती का प्लान बनाया गया। इसके साथ ही राज्य की आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। इधर लखनऊ में भारी बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क धंस गई। उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से कई सड़कें तबाह हो गई, जिसकी वजह से रास्ता ठप हो गया।
क्योंकि वहां पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क अचानक धंस गई, जिससे कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। तभी वहां से गुजर रही एक कार उस गड्ढे में फंस गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की एक टीम वहां पहुंची। इसके बाद उस कार को वहां से हटाया गया और उस गड्ढे को भरने का काम शुरू किया गया। आनन फानन में यहाँ पर प्रशासन जेसीबी मशीन के साथ पहुंचा और उसके बाद मिट्टी डाला गया। लखनऊ में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। वहीं सिर्फ भारत के ही कई राज्य नहीं बल्कि चीन में भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की मार झेल रहा है। वहां उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ तबाही नजर आने लगी। बताया गया कि बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर ढह गए, कई सड़कें बह गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें विनाशकारी पानी सब कुछ निगलने पर आमादा दिखा। पानी जब हदें तोड़कर किनारों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसा तो उसमें लोगों का घर, खेत और गाड़ियां सब कुछ डूब गया। हर तरफ बस पानी ही पानी और उसमें फंसे लोग, जिन्हें बचाने में वहां की रेस्क्यू टीम जुट गई और कई जगह लोग खुद अपनों की जान बचाते भी दिखे। कोई अपने मासूम बच्चों को लाइफ जैकेट के सहारे तो कोई बुजुर्गों को अपनी पीठ पर लादकर ही इस भयावह बाढ़ के पानी को चीरता हुआ सुरक्षित जगह की तलाश में कदम बढ़ाता दिखा। वहीं चीन में बाढ़ के बीच एक इमारत उफनती नदी में समा गई, जिसका डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। इन दिनों भीषण बारिश की वजह से चीन के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। और सामने आए वीडियो में चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में बाढ़ की विनाश लीला साफ दिखी, जहां भीषण बारिश की वजह से एक नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखी। इसी दौरान उस नदी के किनारे पर बनी एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और नदी में समा गई। चीन के मीडिया के मुताबिक वहां का उत्तर पश्चिमी प्रांत शांशी, पूर्वी प्रांत अनहुई और दक्षिण मध्य प्रांत हुनान बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल बताए गए। और इस बीच चीन के हेनान प्रांत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया और चीन के मीडिया ने रेस्क्यू की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें कई फीट पानी के बीचों बीच एक कार आधी से ज्यादा डूबी दिखी, जिसमें कार सवार 2 लोग फंस गए थे, जो किसी भी पल बह सकते थे क्योंकि पानी तेज रफ्तार से बह रहा था और लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और ड्रोन की मदद से उन दोनों तक लाइफ जैकेट और रस्सी पहुंचाई गई। फिर रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम का एक सदस्य पानी में उतरा और फंसे हुए दोनों लोगों को एक एक कर पानी की तेज धार के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं चीन में बाढ़ के हालात से जूझ रहे इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। वहां कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब गए, वहां जमीन के रास्ते मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद चीन में राहत बचाव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और वक्त रहते बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा सके। इसके लिए बाढ़ में डूबे वहां के कई इलाकों की ड्रोन से निगरानी की गई। साथ ही बाढ़ के पानी और उफनती नदियों के बीच फंसे कई लोगों तक ड्रोन के जरिए लाइफ जैकेट, रस्सी और रेस्क्यू के लिए जरूरी सामान पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बचाई गई। कई इलाकों में जहां जमीन के रास्ते रेस्क्यू टीम के लिए पहुंचना मुश्किल था, वहां भी राहत बचाव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उधर पाकिस्तान के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नदियों में उफान आने की वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में समा गईं। खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात काफी खराब दिखाई दिए, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। भारी बारिश का असर खैबर पख्तूनख्वा के मनसेरा इलाके में भी देखने को मिला, जहां सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी हो। जोरदार बारिश के बाद पानी दुकानों के अंदर घुस गया। यही नहीं, वहां निचले इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते नजर आए। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के मुजफ्फराबाद इलाके में झेलम नदी के ऊपर रोपवे के बीचों बीच ट्रॉली फंस गई और उसमें सवार कई पर्यटकों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि झेलम नदी उफान पर थी और उसका जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में हर गुजरते पल के साथ पर्यटकों के बहने का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंच गई। इसके बाद झेलम नदी के ऊपर रोपवे ट्रॉली में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद सेना का एक जवान रोपवे पकड़कर पर्यटकों के पास पहुंचा और उसने एक एक करके सभी पर्यटकों का रेस्क्यू किया। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने नदी के आसपास लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी। इधर नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पहाड़ खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। भीषण बारिश के बीच वहां पहाड़ खिसकने से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आ गिरे, जिसने हाईवे पर खड़ी कुछ गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। उन पत्थरों से टकराते ही गाड़ियां टूटकर चकनाचूर हो गईं, कुछ तो पलट भी गईं। दीमापुर कोहिमा हाईवे पर हुए इस हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें तेज बारिश के बीच हाईवे पर कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। इसी दौरान पहाड़ से बड़े बड़े कई पत्थर जमीन पर गिरने लगे और हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से टकराते हुए खाई में जा गिरे। इन पत्थरों की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वेस्ट बैंक में इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन के बीच उसके तेल अवीव शहर पर ही हमला हो गया। हमलावर 20 साल का एक फिलिस्तीनी बताया गया, जिसने दिन दहाड़े बीच सड़क पर अटैक करके 9 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया।
फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया गया कि इस फिलिस्तीनी ने पहले अपनी गाड़ी से सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंदा, फिर गाड़ी से उतरकर लोगों पर चाकू से हमला भी कर दिया। राहत की बात यह रही कि हमलावर ज्यादा देर तक तेल अवीव शहर में दहशत नहीं फैला सका, क्योंकि इजराइल के एक नागरिक ने उसे गोली मार दी और हमलावर वहीं ढेर हो गया। मगर मरने से पहले तक वो अकेला फिलिस्तीनी इजराइल के तेल अवीव शहर की सड़कों पर लोगों को दहलाता रहा। उसके इस भयानक हमले का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे दिखे, मगर तभी पास में फिलिस्तीन के उस हमलावर की गाड़ी बुरी तरह टकराती नजर आई और रेस्टोरेंट में बैठे लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन गाड़ी से लोगों को रौंदने के बाद हमलावर उसकी खिड़की से बाहर कूदा और चाकू लेकर लोगों के पीछे दौड़ पड़ा। एक शख्स उसके हत्थे भी चढ़ गया। फिलिस्तीन के लड़के ने तेल अवीव शहर को निशाना बनाया, क्योंकि वो इजराइल का एक अहम और बड़ा शहर है। हालांकि वो किसी की जान नहीं ले सका, क्योंकि हमले वाली जगह पर मौजूद शख्स ने उसे पहले ही मार गिराया। मगर हमास से लेकर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों ने इजराइल पर इस हमले को फिलिस्तीन का उससे बदला करार दिया, क्योंकि इजराइल ने लगातार दूसरे दिन भी अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 20 साल में अपना सबसे बड़ा हमला जारी रखा। मगर इजराइल इसे एंटी टेरर ऑपरेशन बता रहा है, जिसका मकसद वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के चरमपंथियों का सूपड़ा साफ करना है। इसलिए एक रोज पहले इजराइल के करीब 2000 सैनिक आधी रात को वेस्ट बैंक में घुस गए और दूसरे दिन भी फिलिस्तीन के चरमपंथियों पर भारी पड़े नजर आए। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना का जोरदार एक्शन देखने को मिला। सामने आई एक तस्वीर में फिलिस्तीन के लड़ाकों का एक वॉर रूम तबाह करती नजर आई। लेकिन फिलिस्तीन के चरमपंथी भी बंदूकें लेकर सड़कों पर उतर आए और इजराइल की फौज से भिड़ गए। मगर इजराइल के सैनिक भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखे। ऑपरेशन के दूसरे दिन तो इजराइल ज्यादा गुस्से में नजर आया, क्योंकि उसकी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बुलडोजर तक वेस्ट बैंक में एंट्री लेते दिखे। और तो और इजराइल ने कसम तक खा ली कि जब तक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन का एक भी चरमपंथी जिंदा है, तब तक उसका ऑपरेशन भी नहीं रुकेगा। बीते कुछ महीनों में इजराइल के यहां हमले बढ़े हैं और वेस्ट बैंक के जिस जनीन शहर में इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, वो फिलिस्तीन के चरमपंथियों का गढ़ बन चुका है। इसलिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरत है, और इजराइल की जरूरत तब पूरी होगी जब वो वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीन के चरमपंथियों का नामो निशान मिटाकर रख देगा। बेनियामिन नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में उन लैबों को भी तबाह कर रही है जहां से चरमपंथी इजराइल के नागरिकों पर हमले करने के लिए बारूद पहुंचाते हैं। और इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के 10 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि इस वजह से 3000 फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक से भाग खड़े हुए, क्योंकि वहां जमीन पर तो इजराइल की सेना चरमपंथियों से दो हाथ कर ही रही है, वो आसमान से भी बम बरसाने में लगी है। यही वजह रही कि इजराइल के ऑपरेशन के पहले ही दिन लोगों के मन में मौत का डर बैठ गया और हजारों फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक छोड़कर चले गए। वेस्ट बैंक से सामने आई तस्वीरों ने भी सबूत दे दिया कि वहां के लोगों का डर यूं ही नहीं है। तस्वीरों में हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। वहां सड़कें पूरी की पूरी टूटी दिखी। इधर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाई उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पति और पत्नी में चल रहे घमासान के बीच अब एक नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि ये ऑडियो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का है, जिसमें ज्योति ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जबकि आलोक मौर्य इन आरोपों से इनकार करते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का बताया गया, जिसमें ज्योति मौर्य ने पति पर दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक पर शादी के बाद पैसे और गाड़ी के लिए परेशान करने का आरोप लगाने की बात कहती सुनी गई। बिल्कुल 5000 का बढ़ाया था, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये ऑडियो कब का है इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस ऑडियो में ही आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति के लगाए सारे आरोपों को नकार दिया। और तो और ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक पर शादी के नाम पर धोखा देने और उनसे झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। इसके बाद 2016 में वो पीसीएस अधिकारी बनी। यूपी के कुछ जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली में तैनात है और उन पर पति आलोक मौर्य ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ज्योति मौर्य पर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद रिश्ता तोड़ने और उन्हें धोखा देने का आरोप मढ़ा, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक के एक एक आरोप का जवाब दिया। उन्होंने आलोक पर शादी के वक्त झूठ बोलने और उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि आलोक मौर्य ग्राम पंचायत विभाग में मामूली सफाई कर्मचारी थे, लेकिन शादी के दौरान उन्होंने खुद को एक अधिकारी बताया था। ज्योति मौर्य का यह भी आरोप है कि आलोक के घर वालों ने उनके घर वालों को झांसा दिया और धोखे से उनके साथ उनकी शादी करा दी। ज्योति मौर्य का कहना है कि जैसे ही आलोक की सच्चाई उनके सामने आई, उन्होंने आलोक से उसी वक्त तलाक लेने का मन बना लिया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था। और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य यही नहीं रुकी, उन्होंने पति आलोक के सारे आरोपों को झूठा बताते हुए उन पर जासूसी करने का भी आरोप मढ़ दिया। ज्योति मौर्य का आरोप है कि कुछ रोज पहले आलोक मौर्य ने उनकी व्हाट्सएप चैट हैक कर लिया था।
और आरोप है कि बाद में आलोक मौर्य उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे ताकि वो किसी तरह से उनसे एक मोटी रकम वसूल कर सकें। एसडीएम ज्योति मौर्य का आरोप है कि ब्लैकमेल करने के लिए आलोक ने पहले उनका मोबाइल फोन हैक किया और फिर व्हाट्सएप से उनकी निजी बातचीत चुरा ली। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। ज्योति मौर्य का यह भी इल्जाम है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद उन्होंने पति आलोक के खिलाफ यूपी के प्रयागराज में केस दर्ज करवा दिया। हालांकि आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इस बीच पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। सबूत के तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी और उनका दावा है कि यह डायरी उनकी पत्नी ज्योति मौर्य की है। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि इस डायरी में ज्योति मौर्य हर महीने वसूली से मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब लिखती हैं। डायरी में लिखे हिसाब किताब के आधार पर आलोक ने यह दावा किया कि ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक मौर्य ने मीडिया में 100 पन्नों की जो डायरी दी उसमें हर पेज पर स्वास्थ्य और शुभ लाभ लिखा दिखाई दिया। उसके बाद उस पर हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला उसका हिसाब किताब लिखा नजर आया। आलोक का दावा है कि ये लिखावट ज्योति मौर्य की है। आलोक ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की खबरें सुर्खियों में आने का असर बिहार के बक्सर में दिखाई दिया, जहां पिंटू नाम के एक आदमी पर उनकी अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वाने का आरोप लगा दिया। पत्नी के मुताबिक उनके पति को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो भी अधिकारी बनने के बाद उनसे रिश्ता न तोड़ लें। और इसी डर की वजह से बक्सर जिले में रहने वाले पिंटू ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। जानकारी के मुताबिक पिंटू की पत्नी खुशबू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका कहना है कि यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की कहानी सामने आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को वापस अपने गाँव बुला लिया। तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। लेकिन पिंटू के इस रवैये से परेशान होकर उनकी पत्नी खुशबू थाने पहुंच गई। हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं ऐसा करेंगे। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पिंटू को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की हालत देखकर उन्होंने पत्नी को पढ़ाने से साफ मना कर दिया। उधर 17 महीने से ज्यादा वक्त से रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि डर की वजह से वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जंग का मैदान छोड़कर भाग गए। स्पेन के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने तो यहां तक दावा कर दिया कि युद्ध के दौरान यूक्रेनी सेना ने वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाकों को ढेर कर दिया और कई इलाकों से उन्हें खदेड़ दिया। स्पेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने अकेले पूर्वी यूक्रेन में 21,000 वैगनर लड़ाकों को मार डाला, जबकि इस दौरान 80,000 वैगनर लड़ाके घायल हो गए। जेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि रूस की तरफ से हथियार मिलने में हो रही देरी की वजह से येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत की। प्रिगोजिन के मैदान छोड़ने के बाद बीते 18 महीने से जारी जंग में उन्होंने जीत का दावा किया और बताया कि पुतिन उन्हें मारना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया पुतिन को मारना चाहती है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया। पोलैंड पहले से ही रूस के सबसे भरोसेमंद दोस्त बेलारूस से परेशान है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं और उसे डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि उसकी सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता वहीं से होकर जाता है। और इस बीच बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की पहुंचने से पोलैंड की हालत और खराब हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड इस बात से खौफ में है कि ये लड़ाके कभी भी उसकी सीमा में घुस सकते हैं। इसी वजह से पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर ग्रुप से अपनी सेना को ट्रेनिंग देने की गुहार लगा दी। दावा किया गया कि कुछ दिन पहले रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन अपने हजारों सैनिकों के साथ बेलारूस पहुंच गए और इसी का फायदा उठाकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप को अपनी सेना को ट्रेनिंग देने का ऑफर दे दिया, क्योंकि लड़ाई की हर कला में महारत रखने वाले वैगनर लड़ाकों को बेहद खतरनाक माना जाता है, जिसके कई उदाहरण यूक्रेन में देखने को मिले। इन्हीं के दम पर रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों से जेलेंस्की की फौज को खदेड़ भी दिया और बेलारूस के राष्ट्रपति वैगनर ग्रुप की ताकत को अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए वैगनर ग्रुप से मदद मांगी। दावा तो यहाँ तक किया गया कि लुकाशेंको अपनी सेना को इसलिए भी तैयार करना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर रूस की सेना को यूक्रेन में मदद दी जा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तख्तापलट के डर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने हर विरोधी की जासूसी करवा रहे हैं। पिछले हफ्ते वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने टैंकों और हथियारों के साथ मॉस्को की तरफ कूच किया था। हालांकि बाद में एक समझौते के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके लौट गए।
लेकिन बगावत की घटना के बाद पुतिन चौकन्ना हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के दौरान उनका विरोध करने वाले हर शख्स की जासूसी शुरू करा दी। पुतिन के खास एजेंट उनके विरोधियों के सोशल मीडिया के साथ उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने रूस के सर्वेलेंस सिस्टम को ज्यादा मजबूत किया और विरोधियों की जासूसी के लिए कई जासूसी कंपनियों को जिम्मेदारी दी। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के सदस्य देश पोलैंड ने रूस के बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पोलैंड की खुफिया एजेंसियों ने रूस के जासूसी नेटवर्क से जुड़े 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें रूस का एक आइस हॉकी प्लेयर भी शामिल है, जिससे पोलैंड के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि उस खिलाड़ी की पहचान पोलैंड ने नहीं बताई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड के अफसरों ने दावा किया कि रूस के ये जासूस पोलैंड में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए सभी 14 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया और दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। नेटो का सदस्य देश पोलैंड यूक्रेन के सबसे मजबूत सहयोगियों में एक है, जिसने जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को मिलिट्री टैंक और दूसरे जंगी हथियार मुहैया कराए। यहाँ तक कि जंग के दौरान पोलैंड ने सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। इन्हीं वजहों से वो पुतिन की आंखों में चुभता है और रूस लगातार वहाँ जासूसी की फिराक में रहता है। कुछ महीने पहले भी पोलैंड की सेना ने रूस के 6 जासूसों को अलग अलग जगहों से पकड़ा था। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच हुए पथराव के एक मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 4 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 2 दिन पहले मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां के हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। 2 दिन पहले हुए इस बवाल के कुछ वीडियो भी सामने आए। इनमें एक वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग हाथों में डंडे और पत्थर लेकर जाते दिखे। इसी वीडियो के एक दूसरे हिस्से में 2 महिलाएं भी लड़ती दिखाई दी। बवाल के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि फरार 4 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने लोगों से इनामी आरोपियों की सूचना देने की अपील की ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। उधर हैदराबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार ने 3 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी, जिनमें 2 महिलाओं की जान चली गई। घटना उस वक्त हुई जब वो सभी सुबह टहलने के लिए निकली थी। तभी वो तेज रफ्तार कार उन महिलाओं को रौंदती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 3 महिलाएं सड़क किनारे जाती दिखाई दी। इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाती, तभी पीछे से आ रही वो बेकाबू कार उन महिलाओं को कुचलती चली गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो तीनों उछलकर झाड़ियों में जा गिरी। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद उन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने उस कार से एक बैग बरामद कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से भी हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े रहने को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आए और एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। वहां जिसके हाथ में जो आया वो उसी से सामने वाले को मारता दिखा और देखते ही देखते हालात काफी खराब हो गए। हालांकि मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने झगड़े को शांत करवाने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसकी वजह से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर अमेरिका में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थकों ने ले ली। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और इस तोड़फोड़ और आगजनी की जिम्मेदारी ली। 2 दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था और कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी। आगजनी का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के करीब 2 बजे दूतावास के बाहरी हिस्से में शोले धधकते दिखे। हालांकि फायर ब्रिगेड ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। हमले के बाद खालिस्तान समर्थकों ने एक वीडियो जारी करके इसकी जिम्मेदारी ली और दावा किया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में यह हमला किया गया। 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर खालिस्तानी संगठन SFJ यानी सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़ा था और आतंकी निज्जर की हत्या से कुछ महीने पहले खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा और अमेरिका में भारतीय दूतावास को निशाना बनाया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इन हमलों की जांच की जिम्मेदारी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी थी, जो लगातार खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की जांच के लिए भी NIA की एक टीम अमेरिका जाएगी। 5 महीने के भीतर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास पर दूसरी बार हमला किया और इससे पहले 20 मार्च को भारतीय दूतावास में तोड़फोड़ की गई थी और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे, जिसकी जांच NIA पहले से ही कर रही है। NIA के सूत्रों के मुताबिक आशंका ये जताई जा रही है कि इस बार के हमले में भी वही खालिस्तानी समर्थक शामिल हैं जिन्होंने मार्च में हमला किया था।
इधर CNN न्यूज 18 को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल अमेरिका दौरे से खालिस्तान समर्थक पूरी तरह बौखला गए। प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में खालिस्तान समर्थकों को कामयाबी नहीं मिली, जिससे वो बुरी तरह बौखला गए और भारत के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया। खुफिया सूत्रों से CNN न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थकों ने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के समय भी प्रदर्शन की साजिश रची थी। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने फंडिंग भी की थी, लेकिन उस वक्त खालिस्तान समर्थक वहां विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती शुरू कर दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी। इसी से बौखलाए खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आगजनी की। हालांकि अमेरिका ने इस हमले को आपराधिक गतिविधि बताया और खालिस्तान समर्थकों को चेतावनी दे दी। इस बीच खालिस्तान समर्थकों के हमले और धमकी भरे पोस्टर पर भारत ने सख्त रुख अपनाया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि किसी भी देश ने अगर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दी तो इसका सीधा असर भारत के साथ उस देश के रिश्तों पर पड़ेगा। जिसका मतलब ये कि अगर कोई भी देश खालिस्तान समर्थकों को अपने यहाँ जगह देगा तो भारत के साथ उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। असल में 3 दिन पहले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 8 जुलाई से भारतीय दूतावासों को घेरने का ऐलान किया। इसे लेकर कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई जगह पोस्टर चिपकाए गए। पोस्टर में 8 जुलाई को खालिस्तान समर्थकों की फ्रीडम रैली की जानकारी दी गई। खालिस्तान समर्थकों की इस हरकत पर भारत के विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया और बिना नाम लिए कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से खालिस्तान समर्थकों को पनाह नहीं देने और उन पर सख्त एक्शन लेने की अपील की। उधर भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक अब पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया को ठिकाना बना रहे हैं। इन ठिकानों से अलगाववादी खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा देने की साजिश रची जा रही है। मतलब ये कि खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन की तरह पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया में नया बेस बना लिया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पंजाब में सक्रिय अपराधियों को पिछले कुछ महीनों में पुर्तगाल से हथियारों की खेप भेजी गई। इतना ही नहीं, पुर्तगाल से तस्करी करके लाए गए इन हथियारों को पंजाब समेत देश के दूसरे राज्यों में भी भेजा गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पुर्तगाल में रह रहे खालिस्तान समर्थकों को हथियार और पैसे मुहैया करा रही है ताकि भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों की नजर खालिस्तान समर्थकों और ISI की हर हरकत पर बनी हुई है। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि उनकी मिसाइल ड्रिल के दौरान चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सरहद में घुसपैठ कर दी। ताइवान की सेना ने दुश्मन के हमलों से निपटने के लिए लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें समंदर और आसमान में दुश्मन के हमले से निपटने की ट्रेनिंग की गई। इस ड्रिल में हिस्सा लेने वाले ताइवान के सैनिकों ने मिसाइल के जरिए टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया। लेकिन ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी ड्रिल के दौरान ही चीन के 24 लड़ाकू विमान ताइवान बॉर्डर के करीब पहुंच गए, जिनमें 8 विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। हालांकि चीन के एयरक्राफ्ट को देखते ही ताइवान की सेना अलर्ट हो गई और अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए, जिसके कुछ देर बाद ही चीन के वो लड़ाकू विमान ताइवान की सरहद से भाग निकले। उधर अमेरिका में फायरिंग की दिल दहला देने वाली एक और घटना सामने आई, जिसमें 8 लोगों की गोली लगी, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल बताए गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया क्योंकि ये अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हुई फायरिंग में जख्मी हुए थे। अमेरिका की पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार रात को अंजाम दी गई, जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर एक आदमी अपने घर से निकला और उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए गए। Unfortunately, those are the 4 that are deceased, and we have 2 juveniles that were shot who are in stable condition. वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे 3 बंदूक बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी के पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक पुलिस स्कैनर भी मिला। इधर राजस्थान के सीकर में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद में जमकर हंगामा किया। वहां बीजेपी के नेता नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए, लेकिन बताया गया कि जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो बीजेपी के कई पार्षद अपने समर्थकों के साथ सीकर नगर परिषद पहुंच गए और वहां नगर परिषद आयुक्त से शिकायत करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। तीखी बहस के बाद बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब पुलिस ने बीजेपी नेताओं को समझाने की कोशिश की तो वो उन पर भी भड़क गए। हालांकि काफी समझाने बुझाने के बाद बीजेपी के नेता वहां से उठने को राजी हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके लगाए आरोपों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला जनपद पंचायत के एक सदस्य को थप्पड़ मारती नजर आई। बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उस महिला के भाई की दुकान भी हटा दी गई, जिससे वो नाराज हो गई और उस महिला ने जनपद पंचायत के सदस्य को थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में दिखा कि वो महिला एक दफ्तर में दाखिल हुई और वहां बैठे जनपद पंचायत के सदस्य को थप्पड़ मार दिया, जिससे उस दफ्तर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए।
वहीं इसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बताया गया कि मध्य प्रदेश के रतलाम में अतिक्रमण हटाने के दौरान उस महिला के भाई की दुकान भी हटा दी गई, जिससे वो महिला भड़क गई। मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के तहत 323 धारा लगवाई थी। वहीं जनपद पंचायत के सदस्य बबलू पाटीदार ने ये आरोप लगाया कि उस महिला ने केस वापस लेने के लिए उन्हें धमकी तक दे डाली। उधर यूरोप के देश स्वीडन में कुरान के अपमान पर बांग्लादेश के एक मौलाना बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने दो टूक कहा कि स्वीडन को इस पाप की ये सजा मिलेगी कि एक दिन उस पर मुसलमानों का ही राज हो जाएगा। पिछले हफ्ते स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान की कॉपी जलाई गई थी। तब से वो मामला दुनिया भर में तूल पकड़ता जा रहा है। और अब बांग्लादेश के मौलाना अब्बासी ने साफ साफ कह दिया कि कुरान की कॉपी जलाकर स्वीडन ने अपने ही नक्शे और वजूद को जला डाला। एमन एक दिन आसबे कुरानपंथी इस्लामपंथीगण स्वीडनेर माटी दखल करबे। बांग्लादेश के मौलाना अब्बासी यहीं नहीं रुके। उन्होंने धमकी दे डाली कि अगर स्वीडन ने कुरान जलाने वालों को सजा नहीं दी तो वहां मुसलमानों का कब्जा होने के बाद शरिया कानून के तहत उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वहीं ईरान के बढ़ते खतरे के बीच इजरायल ने अमेरिका से हथियारों की बड़ी डील कर ली, जिसके तहत इजरायल अमेरिका से खतरनाक F-35 फाइटर जेट खरीदेगा, जिनकी कीमत $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ रुपए है। जिसके बाद इजरायल की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है और इसमें एक साथ दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। अमेरिका के साथ इस डील के तहत इजरायल उससे 25 F-35 फाइटर जेट खरीदेगा। ये डील $300 करोड़ यानी करीब 2,500 करोड़ भारतीय रुपयों में की गई। इस डील के बाद इजरायल के F-35 विमानों का बेड़ा 50 से बढ़कर 75 हो जाएगा। इजराइल ने अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट खरीदने की डील ऐसे समय में की है जब ईरान के साथ उसका विवाद चरम पर है, क्योंकि पहले भी इजरायल ने ईरान के ड्रोन गिराने के लिए F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था और अब अमेरिका के साथ इस डील के बाद पश्चिम एशिया में इजरायल और ताकतवर हो सकता है। इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में बदमाशों ने कलेक्टर की पत्नी की चेन लूट ली और फरार हो गए। बताया गया कि खरगोन के कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी पुष्पा वर्मा सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक लुटेरे ने उनकी सोने की चेन लूट ली और अपने दूसरे साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। ग्वालियर के पुलिस अधिकारियों को जैसे ही कलेक्टर की पत्नी के साथ लूट की वारदात का पता चला तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे जहां लुटेरों ने खरगोन के कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी पुष्पा वर्मा की चेन लूटी थी। एक लड़का आता है और उनके गले से जो सोने की चेन पहन रखी थी वो छीन करके ले जाता है। कलेक्टर की पत्नी के साथ हुई लूट ने पुलिस मुस्तैदी की पोल खोल दी, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में टीएमसी और आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान भिड़ गए। दोनों पार्टी के लोगों ने एक दूसरे पर बम चलाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए दोनों पार्टियों ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान दक्षिण 24 परगना के होटूगंज इलाके में बमबाजी हुई, जिसके लिए टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया और इसी के बाद वहां बवाल शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। बवाल कर रहे लोगों को पुलिस के जवानों ने लाठी लेकर खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रचार का दौर अंतिम चरणों में है और राज्य के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं घट रही हैं। इधर महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहां सैकड़ों की संख्या में पहुंची कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय तक मार्च किया और बीजेपी मुख्यालय के गेट के सामने बैठकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंची कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर लगाम लगाने की मांग की। सब्जियों के दाम कम करो, कम करो, कम करो। इस बीच कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। वहां कांग्रेस के मंच पर सब्जियों से भरी एक टोकरी और खाने पीने की चीजें नजर आईं। किसी के यहाँ जाइए, हैप्पी बर्थडे में, एनिवर्सरी में, पार्टी में ये बास्केट लेके जाइए, आपको हाथों हाथ लोग लेंगे। 1070 रुपए की बास्केट है ये। कांग्रेस ने महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने 2 बदमाशों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें भीम यादव नाम के बदमाश पर एक बीजेपी नेता पर हमला करने का भी आरोप है और वो वारदात के बाद से ही फरार है। इसीलिए प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इंदौर के खजराना इलाके में मौजूद भीम यादव के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। इस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। गुंडा अभियान के तहत उनका अतिक्रमण नगर निगम द्वारा तोड़ा गया है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम की टीम ने हीरा नगर इलाके में मौजूद प्रथम उज्जैनी नाम के बदमाश के घर को भी जमींदोज कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रथम उज्जैनी के खिलाफ चोरी, मारपीट, अवैध वसूली और हत्या समेत 15 मामले दर्ज हैं। इस बीच महाराष्ट्र के धुले से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक ने सड़क से गुजर रही एक कार को पीछे से टक्कर मार दी और फिर सड़क किनारे बने एक होटल में जा घुसा।
बताया गया कि उस ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जानी की होने की वजह से यह हादसा हो गया और वो ट्रक उस कार को जोरदार टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे बने उस होटल में जा घुसा। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क के किनारे कई ट्रक और गाड़ियां खड़ी नजर आई। इसी दौरान एक कार हाईवे से गुजरती दिखाई दी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पुलिस रही। जिनके खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कई शहरों में तांडव मचा दिया। हिंसक प्रदर्शन के 7वें दिन सबसे ज्यादा बवाल मार्सेई शहर में देखने को मिला, जहां गुस्साए लोगों ने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में एक साथ आग लगा दी। इसके बाद तो वहां की तस्वीर बेहद डरावनी हो गई। इस घटना के बाद मार्सेई शहर में सेना के जवानों को उतार दिया गया, जिन्होंने पूरे शहर में पेट्रोलिंग की ताकि फिर कोई हंगामा न हो। आगजनी की ऐसी ही तस्वीरें राजधानी पेरिस से भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि लोगों ने बीच सड़क पर खड़ी एक बस को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में वो बस जलकर राख हो गई। और पेरिस से भड़की इस हिंसा ने कई शहरों को बर्बाद कर दिया। कई जगहों पर तो ऐसा लगा जैसे प्रदर्शनकारियों में फ्रांस की पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। और इसीलिए फ्रांस के खुआं शहर में लोगों ने एक पुलिस थाने को ही फूंक डाला। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कई लोगों ने उस थाने को पहले घेर लिया और फिर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि आग लगाने के तुरंत बाद वहां जुटे प्रदर्शनकारी फरार हो गए। आगजनी के साथ साथ कुछ शहरों में उपद्रवियों ने जमकर लूटपाट भी की। फ्रांस के लियोन शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कुछ लोग एक दुकान में घुसकर वहां से जबरदस्ती चीजें उठाने लगे। कुछ ही देर में वो उस दुकान से कई चीजें उठाकर भाग गए। इससे पहले भी पेरिस में प्रदर्शन के दौरान शॉपिंग मॉल, बैंक और सैकड़ों दुकानों में लूटपाट की गई थी। और फ्रांस के कुछ इलाकों में मुस्लिम शरणार्थियों और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत भी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम शरणार्थियों की वजह से ही फ्रांस हिंसा की आग में पिछले कई दिन से झुलस रहा है। और इसी मुद्दे पर एक इलाके में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद तो वहां जंग जैसे हालात बन गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। जल्द ही कई और लोग भी इस लड़ाई में कूद गए। उन्होंने पत्थरों के साथ साथ टेबल और कुर्सियों से भी हमला करना शुरू कर दिया। मारपीट कर रहे ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। जिस इलाके में ये झड़प हुई वहां आसपास कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। इस वजह से दोनों पक्ष काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि यह हंगामा किस शहर में हुआ। इस बीच फ्रांस के मीडिया ने दावा किया कि देश भर में फैली हिंसा की वजह से फ्रांस को पिछले 7 दिनों में भारी नुकसान पहुंचा। 17 साल के लड़के की मौत के बाद से ही फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। और पिछले 7 दिन में गुस्साए लोगों ने जमकर आगजनी की। इस दौरान हजारों गाड़ियों को जला दिया गया। सैकड़ों इमारतों और बसों में आग लगा दी गई। कई शहरों में जबरदस्त तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। लोगों ने कई जगहों पर लूटपाट भी की। इस वजह से फ्रांस को इस हिंसा से भारी नुकसान पहुंचा। वहां के मीडिया का दावा है कि जब से वहां दंगे भड़के तब से फ्रांस में 20 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 180 करोड़ की संपत्तियां जला दी गईं। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही निशाना बनाया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फ्रांस में नाबालिग की मौत पर मचे घमासान के बीच उस लड़के पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी के लिए फंड जुटाया जा रहा है। खबर है कि फ्रांस की एक विपक्षी पार्टी के नेता ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 17 साल के अल्जीरियाई मूल के उस लड़के को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी की मदद की जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस पुलिसकर्मी के लिए फंड जुटाने की मुहिम जारी है और ये रकम बढ़कर 1 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 9 करोड़ तक पहुंच चुकी है। फ्रांस की विपक्षी पार्टी के एक नेता की इस मुहिम पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने इसे चिंगारी को हवा देने वाला अभियान बताया और इसे तुरंत रोकने की मांग की, क्योंकि पूरा फ्रांस पहले से ही जबरदस्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। बड़ी खबर आ रही है देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश से जुड़ी। उत्तर भारत के राज्यों में कोहराम मचाने के बाद मानसून अब दक्षिण भारत में भी हाहाकार मचा रहा है। कर्नाटक के कई जिलों में कुछ घंटों के भीतर इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सब कुछ डूब गया। मौसम विभाग ने केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन दिल्ली के पास गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर ही मानो डूब गया। महज एक घंटे की बारिश ने वहां तबाही मचा दी। पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें दरिया बन गईं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दरिया बन चुकी एक सड़क पर एक लड़का नाव चलाता नजर आया, जबकि वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियां पानी में डूब गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का सड़क पर ट्रैफिक के बीच नाव चलाता दिखाई दिया और उसके आसपास से गुजरती गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियों के ऊपर तक पानी भर गया। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसमें वहां से गुजरता एक मोटरसाइकिल सवार भी फंस गया। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल भी पानी में आधी डूबी नजर आई, जिसके बाद उसने काफी मशक्कत कर अपनी मोटरसाइकिल को धक्का दिया और किसी तरह सैलाब के बीच से खुद को बचाकर बाहर निकाला।
और दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में हुई भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और हाईवे पर कई फीट पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्योंकि सड़क और हाईवे पर कमर तक पानी भरने से गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाईवे पर पानी भरा नजर आया, जिसमें गाड़ियां चलने के बजाय रेंगती दिखाई दी। हाईवे और सड़कों पर बारिश के पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक आदमी की मोटरसाइकिल पानी में कुछ दूर चलने के बाद बंद हो गई। हालांकि उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद उसे अपनी मोटरसाइकिल को खींच कर ले जाना पड़ा। इस पानी में पैदल चलने वाले तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें काफी संभल कर सड़क से गुजरना पड़ा। लेकिन गुरुग्राम में सबसे ज्यादा परेशानी हाईवे से गुजरने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि बारिश की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो गई। क्योंकि हाईवे पर लबालब पानी से कई गाड़ियों के इंजन बंद हो गए, जिसका असर वहां से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं, जो उस सैलाब में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। यही नहीं, कई गाड़ियों में बारिश का पानी घुसने से वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियां बहते पानी में छोड़नी पड़ी। ना सिर्फ जल भराव हुआ है, बल्कि जाम जो है वो अब इस वक्त लग चुका है। सड़क और हाईवे पर जल भराव की वजह से दफ्तर से लौट रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब गुरुग्राम में आसमान से बारिश बूंदों की शक्ल में आफत बनकर बरसी, जिसने पूरा शहर बेहाल हो गया। पानी से भरी सड़कों पर लोगों के कमर तक पानी भर गया। कई गाड़ियां तो तालाब बन चुकी सड़कों पर डूब गई और वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। और सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। गुरुग्राम में भारी बारिश ने वहां सड़कों को समंदर बना दिया और पानी से लबालब हुई सड़क पर ही लोग गाड़ी चलाते नजर आए। इफ्को चौक और सिग्नेचर टावर चौक के इलाकों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। तेज बारिश के बाद सड़क पर गाड़ियां आधी डूबी दिखी, तो वहीं मोटरसाइकिल सवार खुद को संभालते नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियां पानी भरने की वजह से बंद हो गई। पानी में डूबी सड़क पर कुछ लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए। बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। वहां 17 साल के लड़के की मौत पर भड़की हिंसा ने कई शहरों को जला दिया। लगातार 7वें दिन पेरिस समेत फ्रांस के ज्यादातर शहर हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। पुलिस की गोलीबारी पर भड़के लोगों ने सैकड़ों गाड़ियों और इमारतों में आग लगा दी। इस बीच कुछ जगहों पर मुस्लिम शरणार्थियों और वहां के स्थानीय लोगों के बीच झड़पें भी शुरू हो गई, क्योंकि पेरिस में जिस लड़के की मौत पर दंगे शुरू हुए वो अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम परिवार का बताया गया था। इन झड़पों को फ्रांस में लंबे वक्त से पनप रहे धार्मिक असंतोष से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बार वहां दंगे हो चुके हैं, जिनमें एक पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहे हैं। इस बीच नाबालिग की मौत के खिलाफ लगातार बड़ी खबर आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताने वाले एक आदमी ने विदेश से फोन कर दिल्ली के कारोबारी से करोड़ों की अवैध वसूली की डिमांड की। इसका एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें लॉरेंस के गुर्गे की आवाज होने का दावा किया गया। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आरोप है कि ऑडियो में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने उस कारोबारी को पैसों के लिए धमकी दी। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे खालिस्तानी आतंकियों के साथ दोस्ती बढ़ाने में जुटे हैं, ताकि उन्हें हथियार मिल सके, जिनके दम पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे अवैध वसूली का धंधा चला सके। इस बीच सूत्रों ने यह भी दावा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे ने दिल्ली के एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की, जिसका एक ऑडियो भी सामने आया। और इस ऑडियो के जरिए दावा किया गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे अक्षय ने अवैध वसूली के लिए कारोबारी को फोन किया। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक अक्षय लॉरेंस बिश्नोई के करीबी नरेश शेट्टी का भतीजा है, जो इस वक्त अमेरिका या पुर्तगाल में कहीं छिपा है, और वहीं से उसने दिल्ली के उस कारोबारी को फोन कर अवैध वसूली की डिमांड की। खबर है कि दिल्ली के इस कारोबारी के घर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गे मोटरसाइकिल से पहुंचे और आरोप है कि उन बदमाशों ने हथियारों के दम पर फोन पर उस कारोबारी को अक्षय से धमकी दिलवाई। और खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे खालिस्तानी आतंकियों के साथ नए सिरे से दोस्ती बढ़ाने में जुटे हैं। खबर है कि कुछ रोज पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद से ही विदेश में लॉरेंस गैंग के गुर्गे नई साजिश रच रहे हैं, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी निज्जर लॉरेंस के इन गुर्गों को हथियारों की सप्लाई करता था। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि उसकी हत्या के बाद उन्हें हथियार मिलने बंद हो गए। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने कनाडा में बैठे अर्श डल्ला और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकियों से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के बाद खालिस्तानी आतंकियों के इस नए गठजोड़ का केंद्र पुर्तगाल बन गया। और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन सभी आतंकियों का खुलकर समर्थन कर रही है। खबर है कि भारतीय जांच एजेंसियां लॉरेंस गैंग के पुर्तगाल कनेक्शन की जांच में जुट गईं। इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि फोर्स की कमी का हवाला देकर पंजाब पुलिस ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने पंजाब के बठिंडा जेल गई थी,
लेकिन सूत्रों के मुताबिक वहां पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने फोर्स की कमी का हवाला दे दिया और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को नहीं सौंपी, जिसकी वजह से पंजाब की बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली नहीं लाया जा सका। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस को कस्टडी में लेने का यह दूसरा प्रोटेक्शन वारंट था, लेकिन पंजाब पुलिस ने दूसरी बार फोर्स नहीं होने का हवाला देते हुए उसे दिल्ली भेजने से मना कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को जान का खतरा है, इसलिए उसे दिल्ली लाने के लिए भारी पुलिस फोर्स चाहिए। वहीं अब पंजाब पुलिस के मना करने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल तीसरी बार लॉरेंस को कस्टडी में लेने के लिए प्रोटेक्शन वारंट कोर्ट से लेगा। इधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बाद दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग पर भी शिकंजा कसते हुए उसके 2 शातिर शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी जेल से ही कारोबारियों को अवैध वसूली के लिए फोन पर धमकाता था और इस काम में उसने कई शातिर शूटरों को भी लगा रखा था, जिनमें दिल्ली पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम आशु और अंशदीप बताए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए शूटरों के पास से 6 पिस्तौल, 14 गोलियां और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों काला जठेड़ी गैंग के एक दूसरे शूटर को हथियारों की खेप पहुंचाने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिल्ली और पंजाब पुलिस ने मिलकर पिछले कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसके तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर महाराष्ट्र के धुले से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक ने सड़क से गुजर रही एक कार को पीछे से टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे बने एक होटल में जा घुसा। बताया गया कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ और वो ट्रक उस कार को जोरदार टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे बने उस होटल में जा घुसा। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क के किनारे कई ट्रक और गाड़ियां खड़ी नजर आई। इसी दौरान एक कार हाईवे से गुजरती दिखाई दी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो कार घिसटती हुई सड़क किनारे जा पहुंची, जबकि ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में वहां कई लोग जमा हो गए। बाद में पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस भयानक सड़क हादसे में उस ट्रक ने 30 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर इनाम घोषित करने की तैयारी है। इस मामले में यूपी पुलिस ने पहले ही अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है, जो गिरफ्तारी के डर से पिछले 4 महीनों से फरार है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी की प्रयागराज पुलिस अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब पर भी इनाम रखने जा रही है, ताकि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक जैनब पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है, जबकि आयशा नूरी पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने और उसको आर्थिक मदद करने का आरोप है, जो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ फरार है। कुछ रोज पहले ही शाइस्ता का एक नया वीडियो सामने आया था, जिसके बाद यह आशंका जताई गई थी कि वो दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपी हो सकती है। वहीं शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी बनी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर कारोबार करते रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 274 अंकों के उछाल के साथ 65,479 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 66 अंकों की छलांग लगाते हुए 19,389 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में सबसे ज्यादा तेजी आईटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में रही। इसके साथ ही बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 2,98,000 करोड़ रुपए हो गया। उधर अजीत पवार के एकनाथ शिंदे और बीजेपी से हाथ मिलाने के 48 घंटे बाद ही अजीत कैंप से शरद पवार कैंप में वापसी शुरू होने की खबर आई। सूत्रों ने बताया कि अजीत गुट में शामिल हुए कुछ विधायकों की शरद पवार के कैंप में वापसी हो गई। इससे पहले अजीत पवार के बगावत से भड़के शरद पवार ने उनके साथ जाने वाले 9 विधायकों पर एक्शन लिया और विधानसभा स्पीकर से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग कर डाली। यानी शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी, जिसका असर भी दिखा, क्योंकि अजीत पवार के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे कुछ ही घंटों में पलट गए और उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि वो शरद पवार के साथ हैं। I have declared my stand, so at least 3 of 5 MPs are with Honorable Pawar Sahab. यही नई खबर है कि सातारा से विधायक मकरंद पाटिल और उत्तरी कराड़ के विधायक बाला साहब पाटिल भी शरद पवार के गुट में शामिल हो गए। और एनसीपी पर कब्जे की जंग के बीच अजीत पवार अपने नए दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने शरद पवार की तस्वीर भी लगाई। अजीत पवार का नया दफ्तर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय के नजदीक है, जिसमें शरद पवार की तस्वीर भी नजर आई। अजीत पवार ने जैसे ही इस दफ्तर में एंट्री की, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। लेकिन इसमें उनकी एंट्री से पहले भी खूब ड्रामा हुआ, क्योंकि खबर आई कि नए दफ्तर की चाबी गुम हो गई। हालांकि बाद में दफ्तर का दरवाजा खुल गया। अजीत पवार और उनके खेमे ने यह दावा किया कि उन्होंने पार्टी तोड़कर कोई गुट नहीं बनाया है, बल्कि वही असली एनसीपी है। हालांकि अजीत पवार ने पार्टी का दफ्तर बदल दिया, लेकिन उसमें उन्होंने शरद पवार की तस्वीर लगाकर ये संकेत दिए कि वो एनसीपी का हिस्सा है। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक में शरद पवार और अजीत पवार के समर्थक भिड़ गए। दोनों गुटों के लोग नासिक में पार्टी दफ्तर के बाहर आमने सामने आ गए, क्योंकि अजीत पवार के समर्थक वहां धरने पर बैठे थे। जिसके बाद शरद पवार के समर्थक भी वहां पहुंच गए और दोनों गुट भिड़ गए।
सूत्रों ने बताया कि ये सब पार्टी दफ्तर पर कब्जे के लिए हुआ, जिसके लिए शरद पवार और अजीत पवार के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर वो एक दूसरे से भिड़ने पर उतारू हो गए। इस बीच शरद पवार समर्थकों ने नारे भी लगाए। बात बढ़ती देखकर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन वहां बहुत देर तक हंगामा होता रहा। और अजीत पवार के पाला बदलते ही महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा में विपक्ष नेता की तलाश शुरू कर दी, जिसके लिए कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनते ही विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली हो गई और सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की नजर उस पर है, जिसके लिए उसने कवायद शुरू भी कर दी, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की। और इससे पहले कांग्रेस की भी बैठक हुई। खबर है कि शरद पवार ने साफ कर दिया कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे विधानसभा में विपक्ष का नेता उसी का होगा। पवार साहब ने ये भी सुनने में कहा है कि जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका एमपी बनेगा। उन्होंने बताया तो वही है। सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ कितने विधायक हैं, ये पता लगाने के बाद नए नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में कोई समस्या नहीं होगी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के 45 जबकि एनसीपी के 53 विधायक हैं। उधर महाराष्ट्र के बाद बिहार में सियासी उठापटक की अटकलों के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिस पर बिहार में नई सियासी बहस छिड़ गई, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है हरिवंश नारायण सिंह बीजेपी और जेडीयू के बीच ब्रिज का काम करते हैं। हालांकि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर उन्होंने जेडीयू नेताओं की नाराजगी मोल ले ली थी, क्योंकि जेडीयू ने इस समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया था और जेडीयू सांसद होने के नाते उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। और एक दिन पहले उन्होंने नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की, जो लंबी चली, जिसके बाद बिहार में सियासी बहस छिड़ गई, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है हरिवंश नारायण सिंह बीजेपी और जेडीयू के बीच ब्रिज का काम करते हैं। हालांकि जेडीयू ने इस पर खुलकर बात नहीं की। क्या वो पीएम मोदी के दूत बनकर मिले या कुछ और बात? ये तो वही बता सकते हैं ना। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अटकलें लगी कि जेडीयू के साथ भी वही होने वाला है जो एनसीपी के साथ हुआ। ये दावा बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने किया। इस बीच उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज हो गई, क्योंकि खबर है कि उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट करीब तैयार हो चुका है। कुछ दिन पहले ही वहां के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी कि बहुत जल्द वहां यह कानून लागू होने वाला है। यूसीसी पर इन्हीं तैयारियों के बीच उनकी और प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी आईं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी हो रही है। पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि ड्राफ्ट मिलते ही उत्तराखंड में यूसीसी पर काम होगा, लेकिन सरकार इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि अगस्त में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। इधर बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री और आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। इस बात की शिकायत करने के लिए उन्होंने एसएसपी को पत्र भी लिखा, जिसमें सुरेंद्र यादव ने बताया कि सिर्फ उनकी जान को ही खतरा नहीं है, बल्कि उन्हें उनके परिवार के लोगों की हत्या करने की भी धमकी मिली है। क्यों बोला है कि जो सुरेंद्र यादव का मूड़ी काट कर लाएगा उसको 11 करोड़ रुपया देंगे। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बताया कि एसएसपी ने उनकी शिकायत का संज्ञान लिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि धमकी देने वाले को पकड़ लिया जाएगा। इस बीच केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने राजधानी दिल्ली के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रची है, जिसमें आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के कुछ अहम ठिकाने, वीआईपी मूवमेंट वाले रास्ते और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मुख्यालय शामिल है, जहां आतंकी वारदात को अंजाम दिए जाने की प्लानिंग की गई। खुफिया अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा समेत अन्य आतंकी संगठनों को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के सभी अहम ठिकानों की रेकी करें और उन जगहों की फोटो पाकिस्तान भेजें। दिल्ली में जिन अहम जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए गए उनमें एनआईए का मुख्यालय, कुछ वीआईपी मूवमेंट वाले रास्ते, रेलवे के कुछ दफ्तर और दिल्ली पुलिस का एक वो ऑफिस शामिल है जहां से आतंकियों पर कार्रवाई होती है। आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से आए कुछ संदेश और कोडवर्ड में की गई बातचीत को डिकोड किया। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई। उधर खबर है कि पाकिस्तान में एक और लड़की का जबरन धर्मांतरण करा दिया गया। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि एक ईसाई लड़की को जबरन इस्लाम कबूल करा दिया गया। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ बदसलूकी और उनके धर्मांतरण के आरोप पहले भी लग चुके हैं, और इस बार एक ईसाई लड़की का अपहरण कर उसके धर्मांतरण का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाली एंजल रॉबिन नाम की उस ईसाई लड़की को इस्लाम कबूल कराने के बाद इलियास नाम के आदमी के साथ जबरन उसकी शादी भी करा दी गई। इससे पहले भी पाकिस्तान में हिंदुओं और दूसरे गैर मुस्लिम समुदायों की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के मामले सामने आ चुके हैं, और धर्मांतरण का ये मुद्दा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विधानसभा में भी गरमाया था। इधर ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन नाम के लड़के से मिलने आई पाकिस्तान की महिला वापस नहीं जाना चाहती।
सचिन भी पाकिस्तानी महिला को अपने साथ ही रखना चाहता है। एक रोज पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, जिसमें पाकिस्तान की रहने वाली महिला ने अपना नाम सीमा गुलाम हैदर बताया। पुलिस ने बताया कि 4 बच्चों की मां सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है और भारत आने के लिए उसने यूट्यूब से रास्ता खोजा था। प्लानिंग के तहत उसने वहां जमीन बेचकर पैसे इकट्ठा किए और बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। ग्रेटर नोएडा आने के बाद अब वो यहां से किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती। सीमा हैदर और सचिन की नजदीकियां ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए बढ़ी थी। उधर मध्य प्रदेश के सीधी में एक लड़के के ऊपर एक आदमी के पेशाब करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद शिवराज सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की और सरकार के निर्देश पर पुलिस ने प्रवेश शुक्ला नाम के आरोपी पर एनएसए लगा दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में प्रवेश एक लड़के के ऊपर पेशाब करता दिखाई दिया। इस दौरान वो लड़का वहां सड़क के किनारे बैठा रहा और आरोपी प्रवेश शुक्ला उसके ऊपर पेशाब करता रहा। आरोप है कि प्रवेश शुक्ला बीजेपी से जुड़ा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने प्रवेश शुक्ला का पार्टी से संबंध होने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच राजस्थान के दौसा से आए एक मामले ने सबको हैरान कर दिया। वहां एक जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों के 100 से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों गुटों के लोग लाठी लेकर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिखे। बताया गया कि वहां 2 परिवारों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक पक्ष के लोग उस जमीन की जुताई करने पहुंच गए। दूसरे पक्ष ने जब इसका विरोध किया तो वहां बखेड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों ने लाठियां निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। इस झगड़े में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। हालांकि इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव भी करते दिखे। काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों गुट के लोग पीछे हटते नजर आए। इधर मध्य प्रदेश के दतिया में हजारों अवैध हथियारों पर रोड रोलर चढ़ाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये हथियार बदमाशों से जब्त किए गए थे, जिन्हें पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर अवैध हथियारों को बिछाकर रखा गया था। फिर उनके ऊपर रोड रोलर चला दिया गया। बदमाशों से जब्त किए गए इन अवैध हथियारों पर रोड रोलर तब तक चलाया गया जब तक ये बर्बाद नहीं हो गए। पुलिस के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की गई। करीब 1300 विभिन्न तरह के आर्म्स और एम्यूनेशन को आज कंट्रोल रूम में माननीय न्यायालय की अनुमति के साथ नष्टीकरण किया गया। दतिया में बदमाशों के जिन अवैध हथियारों को नष्ट किया गया वो साल 2005 से 2019 के दौरान अलग अलग थानों में जब्त किए गए थे। उधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहां के बांकुड़ा इलाके में राजनीतिक पार्टियां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते दिखाई दिए और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की। बीजेपी विधायक चंदना बावड़ी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में पोस्टल बैलेट के नाम पर उनके कार्यकर्ता अभी से अवैध वोटिंग कर रहे हैं। वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। इस बीच बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर उनके भक्तों ने जमकर नोटों की बारिश की। बताया गया कि छतरपुर के बागेश्वर धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके भक्तों ने जमकर नोट उड़ाए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक तरफ बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठे दिखाई दिए और उनके भक्त नोट उड़ाते दिखे। बताया गया कि एक दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन था, जिसके लिए छतरपुर के बागेश्वर धाम में भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में उनके भक्त मंच से रुपए उड़ाते दिखे। वीडियो में एक आदमी मंच से बार बार नोटों की गड्डियों को हवा में उछालता दिखा, जिससे वहां जमीन पर नोटों की चादर बिछी दिखने लगी, लेकिन उत्साहित भक्त ने नोट उड़ाने बंद नहीं किए। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त ने लाखों रुपए उड़ाए। वहीं मुंबई में फिल्म 72 हुर्रे के निर्माताओं और निर्देशक के खिलाफ शिकायत की गई, जिसमें शिकायत करने वाले शख्स ने फिल्म के जरिए मुस्लिम समुदाय की गलत छवि दिखाए जाने का आरोप लगाया। इससे पहले इसी फिल्म के ट्रेलर को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद फिल्म 72 हुर्रे के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। शिकायत करने वाले ने फिल्म में मुस्लिम समुदाय की गलत छवि दिखाए जाने का दावा किया। फिल्म 72 हुर्रे के निर्माता अशोक पंडित, गुलाब सिंह तंवर, अनिरुद्ध तंवर और किरण डागर हैं, जबकि इसको संजय पूरन सिंह ने डायरेक्ट किया है और इन सभी पर मुंबई के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट सैयद आरिफ अली ने केस दर्ज कराया है। इससे पहले फिल्म के ट्रेलर को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर भी विवाद हुआ था। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक रहस्यमयी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने दावा किया कि गुब्बारा पाकिस्तान से आया। बताया गया कि गुब्बारे पर पाकिस्तान लिखा होने की वजह से लोगों के बीच दहशत फैल गई, क्योंकि कठुआ के हीरानगर सेक्टर में खेत में पड़ा मिला वो गुब्बारा विमान के आकार का था और उस पर पाकिस्तान लिखा था, जिसे देखते ही वहां के लोगों को ये डर सताने लगा कि हो ना हो ये गुब्बारा पाकिस्तान की तरफ से आया।
जिसके बाद उस इलाके में दहशत फैल गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। देखा, मेरे को आके बताया कि ये कुछ वहाँ पे एक बैलून टाइप पड़ा हुआ है जिसपे पाकिस्तान लिखा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई बार जम्मू कश्मीर में ऐसे रहस्यमयी गुब्बारे आए जिन पर पाकिस्तान या उससे जुड़ा कुछ लिखा हुआ या छपा हुआ मिला था। इधर झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बताया गया कि पुलिस की टीम पर हमला करने के लिए नक्सलियों ने अलग अलग जगह पर बम छिपाए थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल गई और उन्होंने बम ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया, जिससे नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस ने नक्सलियों के लगाए बम को पहाड़ की तलहटी में नष्ट कर दिया। बताया गया कि नक्सलियों ने वहां पुलिस की टीम को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग सड़कों पर बम छिपाए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान अलग अलग इलाकों से 2 बम बरामद किए गए, जिन्हें लेकर बम निरोधक दस्ता पहाड़ की तलहटी में पहुंचा और वहां ब्लास्ट कर उन्हें नष्ट कर दिया। उधर महाराष्ट्र के पालघर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना से उस इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की टीम के पसीने छूट गए और यह आग लगातार फैलती जा रही थी। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें फैक्ट्री से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। आग की ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। पूरी फैक्ट्री आग की लपटों से घिरी नजर आई, जिसे देखकर वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री इस कदर आग उगल रही थी कि लोग लपटों का इतना विकराल रूप देखकर घबरा गए। उन्होंने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद घटना की जगह पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। इधर हरियाणा के सोनीपत से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक गाय ने सड़क से गुजर रहे एक आदमी पर हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपने घर जा रहा था। तभी वहां घूम रही एक गाय ने अचानक उस पर हमला कर दिया। गाय के हमले की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखाई दिया कि हाथों में बैग लेकर वो आदमी सड़क पर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही गाय ने उस पर हमला कर दिया और काफी देर तक उस पर वार करती रही। यहाँ स्ट्री कैटल है, उनको तुरंत हम गौशाला में शिफ्ट करने का प्रोविजन करेंगे। हालांकि मौका मिलते ही वो आदमी जान बचाकर वहां से भाग गया। गाय के हमले की इस घटना के बाद वहां दहशत फैल गई। इस बीच झारखंड में संथाली भाषा को झारखंड की पहली राजभाषा घोषित करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमशेदपुर में जमकर बवाल देखने को मिला, क्योंकि नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में लाठी लिए भी दिखाई दिए और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे। जमशेदपुर में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर एक रैली भी निकाली। संथाली भाषा को झारखंड का राजभाषा घोषित किया जाए। जमशेदपुर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान वहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर खबर आई कि अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में शूटिंग के दौरान शाहरुख खान घायल हो गए। बताया गया कि उनकी नाक में चोट लग गई और उससे खून बहने लगा, जिसके बाद शाहरुख खान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात यह रही कि उनकी चोट गंभीर नहीं थी। बताया गया कि डॉक्टरों ने ब्लीडिंग रोकने के लिए शाहरुख खान की नाक में छोटी सी सर्जरी की। मुमकिन नहीं कि कोई हकीकत बयां हो, मुमकिन नहीं कि कोई हकीकत बयान हो। हर आदमी शहर में अगर बेजुबान हो। 100 बात की एक बात कही परवेज ने। रातों को जाग जाग कर यूं काटते हैं लोग जैसे कि सुबह कोई कड़ा इम्तिहान। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।